नमस्कार, मैं योगेश कुमार द्विवेदी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय, पूर्वी सियांग, अरुणाचल प्रदेश। कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक एवं लेखक काका कालेलकर जी द्वारा लिखित कीचड़ का काव्य निबंध पाठ के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग कीचड़ का काव्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। कीचड़ का काव्य नामक पाठ में काका कालेलकर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सबके सामने उपस्थित किया है कि जिस कीचड़ को हम लोग हेय समझते हैं वह हेय नहीं बल्कि हमारे लिए प्रेय होना चाहिए, अर्थात जिसे हम लोग हीन समझते हैं उसका अपना अलग और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आइए पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम लोग इस पाठ के लेखक काका कालेलकर जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे पाठ को पढ़ेंगे। काका कालेलकर जी का जन्म महाराष्ट्र प्रदेश के सतारा नगर में सन 1885 ईस्वी में हुआ था। काका की मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका कालेलकर हिंदी में लेखन करने लगे। यह जो पाठ है उनकी लेखनी का एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, यानी इस पाठ में उन्होंने अपने लेखन कौशल और विचारशीलता का भरपूर प्रदर्शन किया है। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। लेखक काका कालेलकर जी कहते हैं कि आकाश का, पृथ्वी का, जलाशयों का तो सब वर्णन करते हैं। सभी लेखक जो होते हैं वो आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, तालाबों, नदी, झीलों आदि का वर्णन करते हैं, परंतु कीचड़ का वर्णन किसी ने नहीं किया। वो लिखते हैं कि लेकिन कीचड़ का वर्णन किसी ने नहीं किया। वो आगे कहते हैं कि कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। वस्त्र गंदे हो जाते हैं, कीचड़ से शरीर गंदा होता है। कपड़े मैले हो जाते हैं, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि कीचड़ में कोई भी व्यक्ति अपना पैर रखना पसंद नहीं करता। किसी के कपड़े पर कीचड़ पड़ जाए या किसी के शरीर पर कीचड़ पड़े यह किसी को अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। शायद यही कारण है कि कीचड़ के प्रति किसी की सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है, यानी यह बातें सच्ची हैं कि कीचड़ को कोई पसंद करना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता। किंतु यदि सही तरह से सोचा जाए तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कम सौंदर्य नहीं है, यानी कीचड़ भी कम खूबसूरत नहीं होता। वो इसके सौंदर्य के बारे में, कीचड़ के सौंदर्य के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि पहले तो यह कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। लेखक कालेलकर जी कहते हैं कि सबसे पहले तो यह जान लेना बड़ा महत्वपूर्ण है कि कीचड़ का रंग जो है वो बहुत ही सुंदर है,
क्यों सुंदर है? क्योंकि पुस्तकों के गत्ते पर, घर की दीवारों पर और शरीर पर जो कीमती कपड़े होते हैं उन पर हम कीचड़ जैसे रंग को पसंद करते हैं। यानी कीचड़ जैसे रंग वाले कपड़े पहनना, कीचड़ जैसे रंग वाले दीवालों को अपने घरों में रखना या अपने दीवालों की पुताई कीचड़ वाले रंग से कराना, किताबों के ऊपर जो कवर लगाए जाते हैं, गत्ते चढ़ाए जाते हैं, उनका भी रंग हम लोग कीचड़ वाला रखना पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इन सभी चीज़ों पर हम कीचड़ के रंग को रखना पसंद करते हैं तो कीचड़ सुंदर है। इसके अतिरिक्त तो वे आगे कहते हैं, आगे लिखते हैं कि कलाभिज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। जो कलाभिज्ञ होते हैं, जो कलाकार लोग होते हैं, जैसे कुम्हार या अन्य बर्तन बनाने वाले कलाकार, वो लोग भी जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उस पर जब तक यह कीचड़ वाला रंग नहीं आ जाता तब तक उसे अच्छा नहीं मानते। साथ ही साथ वो लिखते हैं कि फ़ोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का या किसी ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं। और जो फोटोग्राफर लोग होते हैं वो भी अपनी फ़ोटो लेते समय इस कीचड़ के रंग को काफ़ी महत्व देते हैं, यानी कीचड़ के रंग को काफ़ी पसंद करते हैं। और यदि कभी उन्हें यह रंग मिल जाता है कीचड़ वाला तो वह कहते हैं कि वार्म टोन, यानी कितना सुंदर रंग है, इसे वार्म टोन कह करके वो संबोधित करते हैं। आगे लिखते हैं कि नदी के किनारे जब कीचड़ सूख करके उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। नदियों के किनारे जो नदियों द्वारा मिट्टी बहा कर के लिए आई होती है, उसे जब वह सूख जाता है, सूखने के बाद जो उसके टुकड़े हो जाते हैं वो कितने सुंदर दिखाई देते हैं। ज़्यादा गर्मी में जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं और वे टेढ़े हो जाते हैं तब सुखाए हुए कोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब थोड़ी और गर्मी पड़ती है, उसमें से दरारें पड़ जाती हैं तो वे जो कीचड़ के टुकड़े हैं वो कोपरों जैसे हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आप लोग स्पष्ट उसको चित्र में भी देख रहे होंगे। ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें भी आप उसी को देखेंगे। आगे वो बताते हैं कि नदी के किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ है तब वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता। और जब नदियों के किनारे मीलों तक, कई किलोमीटर तक समतल और चिकना कीचड़ एक समान फैला होता है तो वह भी दृश्य कम सुंदर नहीं होता, यानी बहुत ही सुंदर होता है। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर, जब इसका जो पृष्ठभाग यानी ऊपर वाला हिस्सा कुछ सूख जाता है और उस पर से हल्के पक्षी, हल्के जंतु जब चलते हैं, जैसे बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं, तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे ऐसे उनके पदचिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपने कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। कालेलकर जी कहते हैं कि जब नदियों के किनारे के कीचड़ को हम देखते हैं और वह कीचड़ थोड़ा सूख करके उसका ऊपर का हिस्सा कठोर हो चुका होता है, उस पर से कई सारे हल्के पक्षी जैसे बगुले इत्यादि चलते हैं तो उनके 3 नाखूनों, 3 अंगुलियों के आगे निशान और एक के पीछे जो दिखाई देते हैं वह भी ऐसा लगता है
कि जैसे किसी कलाकार ने अपनी कलाकारी वहाँ पर प्रदर्शित की हो। और हमारी इच्छा होती है कि हम भी अपना कारवां, हम भी अपना रास्ता इसी कीचड़ के रास्ते, कारवां मतलब होता है कि लोगों का जो समूह यात्रा में एक साथ निकलता है उसे हम कारवां कहते हैं ना। जब ढेर सारे लोग एक साथ किसी यात्रा पर जा रहे होते हैं तो उनके समूह को कारवां कहते हैं। तो लेखक भी लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोग भी इसी रास्ते से अपनी यात्रा को प्रारंभ करें या इसी रास्ते से अपनी यात्रा पूरी करें। आगे वो कहते हैं कि फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूख करके जमीन ठोस हो जाए तब गाय, भैंस, बैल, पाड़े, भेड़, बकरे इत्यादि के पद चिन्ह उस पर अंकित होते हैं। यानी जब कीचड़ और थोड़ा सूख जाता है, यानी अब उस पर से केवल छोटे पक्षी ही नहीं बल्कि बड़े जीव जंतु भी चलने के योग्य हो जाए, तब क्या होता है कि उसकी शोभा अलग होती है, क्योंकि उस पर गायों के, बैलों के, पाड़े के, भेड़, बकरे इत्यादि के जो पदचिन्ह होते हैं, जो फुट स्टेप्स होते हैं, पदचिन्ह होते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और फिर जब दो मदमस्त पाड़े, जब दो मदमस्त यानी अपनी मद में चूर, मदमस्त शब्द क्या है? विशेषण है। जो मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं। पाड़े का मतलब है कि भैंसों से, कि जब दो भैंसों के बच्चे पाड़े आपस में लड़ते हैं तो नदी के किनारे उनके जो पदचिन्ह और सींगों के ऐसे निशान मिलते हैं कि मानो महिषकुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। ऐसा लगता है कि भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास इस करदम, करदम का मतलब होता है कीचड़ के लेख में लिखा हो, ऐसा प्रतीत होता है। आगे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये विभिन्न पशु हैं जो कीचड़ सूख जाने पर उस पर चलते हैं तथा उनमें युद्ध करते हैं, पाड़े लड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरा महिषकुल का युद्ध इसमें सार्थक हो गया हो। आगे वो कहते हैं कि कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे आप जाइए। अगर आप कीचड़ को देखना चाहते हैं तो आपको गंगा नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे जाना चाहिए। और यदि यहाँ जाने पर भी आपकी इतने से भी तृप्ति न हो तो सीधे खंभात पहुँचिए। खंभात एक स्थान का नाम है जो अरब सागर के समीप है। ठीक है, यहाँ पर गुजरात प्रदेश के पास है खंभात की खाड़ी। यहाँ पर साबरमती, माही और ताप्ती इत्यादि नदियाँ मिलती हैं, खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है। वो आगे लिखते हैं कि वहाँ मही नदी के मुख के आगे जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। उस खंभात की खाड़ी में यदि आप जाएंगे तो मही नदी के किनारे, मही नदी के मुख के आगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सर्वत्र सभी जगह कीचड़ ही कीचड़ आपको दिखाई पड़ेगा। और इस कीचड़ में हाथी डूब जाएंगे ऐसा कहना अल्पोक्ति करने जैसा है। यानी वहाँ इतने कीचड़ हैं कि वहाँ हाथी के हाथी, पहाड़ के पहाड़ इसमें डूब जाएंगे। उसमें हाथी पूरी डूब जाए और उसमें पूरे के पूरे पहाड़ भी लुप्त हो जाएं, इतना कीचड़ वहाँ पर है। लेखक के कहने का तात्पर्य है
कि वहाँ आपको इतना ज़्यादा कीचड़ मिलेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह चित्र है खंभात की खाड़ी का, जिसमें आप दूर से ही उस कीचड़ को देख रहे होंगे। और कीचड़ में ही हम दलदल का नाम सुनते हैं ना। दलदल एक ऐसी भूमि का वह भाग होता है जिसमें पानी और मिट्टी होती है, और उसमें एक बार आदमी गिर जाता है तो नीचे ही धंसता चला जाता है। आगे वो लिखते हैं कि हमारा जो अन्न है, हमारा जो प्रमुख खाद्यान्न धान है, जो उत्तर भारत में प्रमुख रूप से पैदा होता है, यह भी कीचड़ में ही पैदा होता है। इसका जागृत भान यदि हर मनुष्य को होता तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार न करता। यदि सभी मनुष्य यह जान जाएं, अच्छे से समझ जाएं कि हमारा जो अन्न है जिसे हम खाते हैं वह कीचड़ में पैदा होता है, तो कोई भी शायद कीचड़ का ऐसा तिरस्कार न करता, कीचड़ से घृणा न करता। एक अजीब बात तो देखिए, पंक शब्द घृणास्पद लगता है। पंक मतलब कीचड़। कीचड़ सुनकर के हम लोगों को घृणा आती है, हम लोग हेट करते हैं उससे न। लेकिन यदि पंकज शब्द सुनते हैं तो सभी लोग क्या होते हैं, डोलने लगते हैं और गाने लगते हैं। पंकज का मतलब होता है कमल, पंक मतलब कीचड़ और पंकज का मतलब कमल, यानी पंक से जो जायमान है। पंकज का अगर विच्छेद करेंगे तो होता है पंक से जायमान, यानी जो पंक से उत्पन्न होता है वही पंकज है। यानी जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उस कमल का नाम सुन करके तो हम लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन उस कीचड़ को हम लोग आदर और सम्मान नहीं देते। मल बिल्कुल मलिन माना जाता है। जो मल होता है, अपशिष्ट होता है, वह तो हम मलिन मानते हैं, किंतु कमल शब्द सुनते ही चित्त में प्रसन्नता और आह्लादकत्व फूट पड़ते हैं। यानी हमारे चित्त में जब हम कमल सुनते हैं, कमल के पुष्प की बात, हम लोग कहते हैं कि उसकी आँखें कमल जैसी हैं, कमल नेत्र हैं, ठीक है, कमल के समान आँखें हैं, तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कमल का नाम सुनते ही हम आह्लादित हो उठते हैं, अंदर से हमारे अंदर प्रसन्नता फूट पड़ती है। और लेखक कहते हैं कि कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखें तो वो कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते। अगर हम यह बात कवियों और लेखकों के सामने रखें तो वह अपनी तर्कयुक्त बात रखते हैं कि तर्कयुक्त क्या, युक्ति शून्य होती है, लेकिन वो कवि या लेखक उसे ही अपना तर्क मान लेते हैं। वो कहते हैं कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण, आप श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, इसलिए वासुदेव को तो नहीं पूजते। वसुदेव कौन है? श्री कृष्ण के पिता। लोग कहेंगे कि आप श्री कृष्ण की तो पूजा करते हैं, लेकिन उनके पिता वसुदेव की पूजा क्यों नहीं करते? ठीक इसी तरह से हम लोग कमल की पूजा करते हैं, कमल को पसंद करते हैं, कीचड़ को नहीं। वो दूसरा तर्क देंगे कि हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते। वो कहेंगे कि हम लोग हीरे का मूल्य तो बहुत ज़्यादा देते हैं, हीरे को बहुत मूल्यवान मानते हैं, लेकिन कोयले या अन्य पत्थरों को उतना मूल्यवान नहीं मानते। जबकि हीरा भी होता है जो वो कोयले की खदानों में ही पाया जाता है, यानी कोयले के खदान से हीरा मिलता है। वो कहेंगे, और वो अगला तर्क दे सकते हैं कि मोती को कंठ में बांध कर फिरते हैं किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। हम लोग मोती को तो गले में पहनते हैं, लेकिन उसकी मातुश्री
मातुश्री मतलब जिसमें मोती उत्पन्न होती है, वह कौन सी चीज़ है? सीपी। सीपी में मोती उत्पन्न होती है, तो सीपी को लेखक ने मोती की माता कह करके संबोधित किया है ना। कि हम लोग मोती को तो गले में पहनते हैं, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं कि हम सीपी भी गले में पहनने लगें। कम से कम इस विषय पर तो कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम है। आगे कालेलकर जी कहते हैं कि इस तरह से इन विषयों पर कवियों के सामने चर्चा करना तो उत्तम नहीं है, चर्चा करना उत्तम नहीं है। इस प्रकार से इस पूरे पाठ में काका कालेलकर जी ने हमें यह बताने का भरपूर प्रयत्न किया है कि हमें कीचड़ से घृणा नहीं बल्कि प्रेम करना चाहिए, क्योंकि अनेक रूपों में हम कीचड़ का आदर करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह हमारा अनाज और अन्न है, जिसका उत्पादन कीचड़ में होता है। और यदि कीचड़ न हो तो हमें अनाज नहीं मिलेगा, और यदि अनाज नहीं होगा तो हम जीवित नहीं होंगे। और जिसे हम लोग सबसे सुंदर पुष्प मानते हैं, जिसे देख करके, जिसका नाम सुन करके हम प्रसन्न होते हैं, वह कमल भी कीचड़ में ही खिलता है। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।